नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश कैरियर ड्रीम पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पिछले 4 महीने के करंट अफेयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जनवरी से अप्रैल तक के 4 महीने के टॉप 251 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं और यह वीडियो आपकी मैराथन वीडियो रहने वाली है। 251 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको कराऊंगा और यह वीडियो पूरे 1 घंटे की होने वाली है। बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सारा 4 महीने का करंट अफेयर क्वेश्चंस का डाउट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। इस पर लिखे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर की वीडियो को। पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 कौन बनी? तो आपका सही जवाब है साक्षी सेन मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 बनी है। मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का खिताब साक्षी सेन ने जीता। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की सुंदरता प्रतियोगिता है। विजेता भारत की प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केरल राज्य का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरलम। केरला सरकार ने राज्य का नाम केरलम करने का प्रस्ताव रखा। यह नाम स्थानीय भाषा से जुड़ा है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 99वां रामसर स्थल कौन सा बना है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेखा झील। भारत का 99वां रामसर स्थल रेखा झील घोषित किया गया। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड होते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पहली बार इच्छा मृत्यु किसे दी गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर हरीश राणा को भारत में पहली बार कानूनी इच्छा मृत्यु दी गई। यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार हुआ। यह एक संवेदनशील और कानूनी प्रक्रिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, G7 सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस में। G7 सम्मेलन 2026 फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं। यह वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का मंच है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एआई समिट 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, भारत। एआई समिट 2026 भारत में आयोजित होगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ भाग लेते हैं। भारत एआई क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने विजेता रहे? तो आपका सही जवाब है कुल यहाँ पर 131 विजेता रहे पद्म पुरस्कार का। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 विजेता रहे। यह भारत का प्रमुख नागरिक सम्मान है। इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आपका सही जवाब है सुदर्शन। यहाँ पर जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन बनाए गए। उनका चयन जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। जनगणना देश की जनसंख्या का डेटा संग्रह है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का 99वां रामसर स्थल किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में है। 99वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे स्थल अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सूची में आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एआई समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है तकनीक विकास। एआई समिट का उद्देश्य तकनीक विकास और एआई के उपयोग को बढ़ाना है। इसमें नई एडब्ल्यू तकनीकों पर चर्चा होती है। यह डिजिटल भविष्य से जुड़ा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कुल कितने देश शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है 7 देश यहाँ पर शामिल हैं। G7 समूह में कुल 7 विकसित देश शामिल होते हैं। यह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एआई समिट 2026 किस देश में आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, भारत। एआई समिट 2026 भारत में आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के टेक विशेषज्ञ भाग लेते हैं। भारत एआई क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत का 99वां रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है आर्द्रभूमि से। रामसर स्थल आर्द्रभूमि वेटलैंड से संबंधित होते हैं। ये जैव विविधता और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 कौन बनी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर साक्षी सेल ने
मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का खिताब जीता। यह राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता है। विजेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। केरल राज्य का प्रस्तावित नया नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है केरलम। केरला सरकार ने केरलम नाम प्रस्तावित किया है। यह नाम स्थानीय भाषा और संस्कृति से जुड़ा है। इससे राज्य की पहचान मजबूत होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने विजेता रहे? तो आपका सही जवाब है 131। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 विजेता रहे। यह भारत का प्रमुख नागरिक सम्मान है। इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सुदर्शन। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन बने हैं। उनका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। जनगणना देश की जनसंख्या का आंकड़ा देती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रांस। G7 सम्मेलन 2026 फ्रांस में आयोजित होगा। यह वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का मंच है। इसमें विकसित देशों के नेता शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई का पूरा नाम। यह मशीनों को सोचने और सीखने की क्षमता देता है। आज यह कई क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर संधि कब हुई? तो आपका सही जवाब है 1971 में। रामसर संधि 1971 में ईरान में हुई थी। यह आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए बनाई गई थी। भारत भी इसका सदस्य देश है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर केओला देव। भारत का पहला रामसर स्थल था। यह राजस्थान में स्थित है। यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी। यहाँ पर एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक में। इससे कार्य तेजी और सटीकता से होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर अर्थव्यवस्था से। G7 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक चर्चा करना है। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर काम करता है। देश मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो आपका सही जवाब है 10 साल में भारत की जनगणना होती है। यह जनसंख्या और सामाजिक डेटा देता है। नीतियां बनाने में यह मदद करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यह देश का बड़ा नागरिक सम्मान है। यह विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए मिलता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है? तो आपका सही जवाब है गृह मंत्रालय करता है। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय करता है। यह रजिस्ट्रार जनरल के अंतर्गत आता है। यह पूरे देश का जनसंख्या डेटा एकत्र करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। एआई तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? तो आपका सही जवाब है सटीकता। एआई का मुख्य काम है। इससे काम तेज होता है। यह मानव श्रम को कम करता है। इससे समय और लागत दोनों बचती हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर भारत G7 का सदस्य नहीं है। यह केवल आमंत्रित देश के रूप में शामिल होता है। G7 में केवल 7 विकसित देश होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर स्थल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर संरक्षण। रामसर स्थल का उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण है। यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह जैव विविधता और सुरक्षित रखता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई समिट 2026 का फोकस क्या होगा? तो आपका टेक्नोलॉजी। एआई समिट का मुख्य फोकस टेक्नोलॉजी है। इसमें नई एआई तकनीकों पर चर्चा होती है। यह भविष्य की तकनीक को दिशा देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। केरल का राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। यह राज्य का प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ सरकार के मुख्य कार्यालय स्थित हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही जवाब है 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये तीनों प्रकार होते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए दिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय डेटा किससे मिलता है? तो आपका जनगणना से भारत का राष्ट्रीय डेटा मिलता है। यह जनसंख्या और सामाजिक जानकारी देता है। सरकारी योजनाओं में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। यह आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था। यह वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई का उपयोग किस में नहीं होता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सभी में होता है। एआई का उपयोग लगभग सभी क्षेत्र में होता है। यह रोबोट, खेती और खेल में भी उपयोगी है। इसलिए सही उत्तर है सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का
99वां रामसर स्थल किस वर्ष घोषित हुआ? तो आपका सही जवाब है 2026। भारत का 99वां रामसर स्थल 2026 में घोषित हुआ। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में हो रहा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी सभी। एआई का उपयोग सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक में उपयोगी है। इससे कार्य अधिक प्रभावी हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी7 सम्मेलन की में क्या चर्चा होती है? तो आपका सही जवाब है आर्थिक मुद्दे। जी7 सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है। यह वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए होता है। इसमें बड़े देशों के नेता शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना का महत्व क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डेटा। जनगणना में देश का डेटा मिलता है। यह योजनाएं बनाने में मदद करता है। यह विकास के लिए आवश्यक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पद्म पुरस्कार किस दिन घोषित होते हैं? तो आपका सही जवाब है 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार घोषित होते हैं। यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती हैं। यह राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर संधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। रामसर संधि का सचिवालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह रामसर स्थलों की निगरानी करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में एआई नीति किस संस्था द्वारा बनाई गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर नीति आयोग। भारत की एआई नीति आयोग द्वारा तैयार की गई। इसका उद्देश्य एआई विकास को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न क्षेत्रों में एआई उपयोग को दिशा देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी7 समूह का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा देश है? तो आपका सही जवाब है कनाडा। जी7 में सबसे बड़ा कनाडा शामिल किया गया है। यह 1976 में समूह का हिस्सा बना। इसके बाद से जी7 में 7 देश बने हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में जनगणना की शुरुआत पहली बार शुरू हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। इसके बाद हर 10 वर्ष में यह होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई का उपयोग किस तकनीक में सबसे अधिक होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर मशीन लर्निंग। एआई का सबसे अधिक उपयोग मशीन लर्निंग में होता है। इससे मशीनें डेटा से सीखती हैं। यह आधुनिक तकनीक की आधारशिला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर स्थल घोषित करने वाली संस्था कौन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत घोषित होते हैं। यह आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें कई देश सदस्य हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी7 में कौन सा देश यूरोप से नहीं है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर अमेरिका यूरोप महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। जी7 यूरोप और अन्य महाद्वीप के देश शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई आधारित चैटबॉट किसका उदाहरण है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सॉफ्टवेयर। एआई चैटबॉट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह यूजर से बातचीत करने में सक्षम होता है। यह NLP तकनीक पर आधारित होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना डेटा का उपयोग किसमें होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सभी। जनगणना डेटा का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। यह नीति और योजना बनाने में सहायक है। देश के विकास कार्यों में इसका महत्व है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो आपका सही जवाब है 1954 में पद्म पुरस्कार शुरू किए गए थे। यह भारत का प्रमुख नागरिक सम्मान है। यह विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिया AI.gov.in। इंडिया एआई पोर्टल भारत का आधिकारिक एआई प्लेटफॉर्म है। यह एआई से जुड़ी जानकारी और संसाधन देता है। यह नवाचार और शोध को बढ़ावा देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी7 का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। यहाँ पर इसकी बैठक हर वर्ष अलग देश में होती है। यह एक अनौपचारिक समूह है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह रामसर संधि की याद में मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने का दिन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई का उपयोग किसमें नहीं होता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। एआई का उपयोग सभी क्षेत्रों में होता है। चिकित्सा, शिक्षा और खेती में भी इसका उपयोग होता है। इसलिए सही उत्तर है कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना का नारा क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, विकास का आधार है, सबकी गिनती है। यहाँ पर सभी विकल्प आपके यहाँ पर सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में जनगणना का संचालन कौन करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत में जनगणना का संचालन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह देश का आधिकारिक जनसंख्या डेटा एकत्र करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब है 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य डिजिटल
सेवाओं को बढ़ावा देना है, यह भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जी7 समूह में कौन सा देश एशिया से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आपका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, जापान। जापान जी7 का एकमात्र एशियाई सदस्य है। यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जी7 में 7 विकसित देश शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, रामसर सूची में शामिल स्थल किससे जुड़े होते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आर्द्र भूमि से जुड़े होते हैं। ये जल और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। इनका संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई का उपयोग किस तकनीक में होता है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। एआई कई तकनीकों में उपयोग होता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसका हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, पद्म विभूषण किस स्तर का सम्मान है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। यहाँ पर पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। यह पद्म पुरस्कारों में उच्च स्तर पर आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, जनगणना डेटा किस वर्ष तक मान्य रहता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 10 वर्ष तक मान्य रहता है। जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। इसका डेटा अगले जनगणना तक उपयोग होता है। यह नीति और योजना निर्माण में काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, जी7 की बैठक क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर समिट कहा जाता है इसे। यह हर वर्ष आयोजित होती है। इसमें सदस्य देशों के नेता भाग लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई आधारित तकनीक में एनएलपी का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका अर्थ है। यह मानव भाषा को समझने की तकनीक है। चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, रामसर स्थल घोषित होने के लिए क्या जरूरी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। रामसर स्थल के लिए कई मानदंड होते हैं। जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व जरूरी है, इसलिए सही उत्तर है सभी। भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर भीम ऐप भारत का आधिकारिक डिजिटल भुगतान ऐप है। यह यूपीआई पर आधारित है। इसे सरकार ने डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए बनाया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जी7 यूरोप के कितने देश हैं? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है यहाँ पर 4 देश यूरोप के हैं। ये हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके। बाकी देश अन्य महाद्वीप से हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डेटा संग्रह है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य डेटा संग्रह है। यह जनसंख्या और सामाजिक जानकारी देता है। सरकार इसे योजनाओं के लिए उपयोग करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई तकनीक में डीप लर्निंग क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, एआई का हिस्सा है। यह न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। यह जटिल डेटा को समझने में सक्षम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, पद्मश्री किस स्तर का पुरस्कार है? तो आपका सही जवाब है तीसरा। पद्मश्री तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है। यह आम नागरिकों को भी मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जी7 समूह की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर फ्रांस में। जी7 की शुरुआत 1975 में फ्रांस में हुई थी। पहली बैठक पेरिस में आयोजित हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई का उपयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, कंप्यूटर विज्ञान। एआई का उपयोग सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान में हुआ। यह मशीनों को बुद्धिमान बनाने के लिए विकसित हुआ। बाद में इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में बढ़ा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, रामसर संधि पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईरान में हुआ था। यह 1971 में हस्ताक्षरित हुई थी। यह आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए बनाई गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 15वीं। 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी। यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसमें विस्तृत जनसंख्या डेटा एकत्र किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जी7 में यूके का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यूके का पूरा नाम है। यह यूरोप का एक प्रमुख देश है। यह जी7 का सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट का उदाहरण क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, सभी। एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट सभी एआई आधारित हैं। ये वॉइस कमांड काम करते हैं, इसलिए सही उत्तर है सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, भारत डिजिटल भुगतान किस तकनीक पर आधारित है? तो यूपीआई की तकनीक पर आधारित है। यह तेज और सुरक्षित लेन देन की सुविधा देता है। यह मोबाइल से भुगतान आसान बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, जी7 जर्मनी की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। यह यूरोप का प्रमुख शहर है। यह जी7 सदस्य देश जर्मनी की राजधानी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई का भविष्य किससे जुड़ा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर इसका भविष्य आपका
ऑप्शन डी सभी। एआई का भविष्य कई क्षेत्रों से जुड़ा है, तकनीक, डेटा, नवाचार सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए सही उत्तर है सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का डिजिटल मिशन किससे जुड़ा है? तो सभी से जुड़ा है। डिजिटल मिशन कई क्षेत्रों से जुड़ा है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में जनगणना का कानूनी आधार क्या है? तो आपका सही जवाब है संसद एक्ट 1948। जो भारत में जनगणना संसद एक्ट 1948 के तहत कराई जाती है। यह अधिनियम डेटा संग्रह और गोपनीयता के नियम तय करता है, इससे प्रक्रिया कानूनी रूप से व्यवस्थित रहती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 समूह का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी रोटेशन प्रणाली से चुना जाता है। G7 की अध्यक्षता रोटेशन प्रणाली से तय होती है। हर वर्ष एक सदस्य देश अध्यक्ष बनता है, वही देश सम्मेलन की मेजबानी करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है एआई नवाचार को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह स्टार्टअप, शोध और उद्योग को समर्थन देता है, इससे भारत एआई में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर सूची में शामिल होने के लिए कौन सा प्रस्ताव भेजता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी संबंधित देश। रामसर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव संबंधित देश भेजता है। देश अपनी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि को नामांकित करता है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में हाउस लिस्टिंग चरण क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन मकानों का सर्वे। हाउस लिस्टिंग में सभी घरों का विवरण दर्ज किया जाता है, इसमें सुविधाओं और संरचना की जानकारी ली जाती है, इसके बाद जनसंख्या गणना का चरण शुरू होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में शामिल देशों की कुल जनसंख्या विश्व की लगभग कितनी है? तो आपका सही जवाब है 10%। G7 देशों की जनसंख्या विश्व की लगभग 10% है, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बहुत बड़ा है। ये देश वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में एल्गोरिथम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर नियमों को सेट करना। एल्गोरिथम निर्देशों या नियमों का एक सेट होता है, यह तय करता है कि मशीन कैसे समस्या हल करेगी। एआई में निर्णय लेने की प्रक्रिया इसी पर आधारित होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर स्थल घोषित होने से क्या लाभ होता है? तो आपका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण। रामसर दर्जा मिलने से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण मिलता है, इससे पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ता है, साथ ही फंडिंग और पर्यटन के अवसर भी बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना डेटा की गोपनीयता कैसी रखी जाती है? तो आपका सही जवाब है व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित। जनगणना में व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाती है, केवल संख्यीय डेटा सार्वजनिक किया जाता है, यह नागरिकों की निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 EU की क्या भूमिका है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर भी पर्यवेक्षक प्रतिनिधि। ईयू G7 की का आधिकारिक सदस्य नहीं है, लेकिन यह प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है, यह यूरोपीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? तो आपका सही जवाब है मानव मस्तिष्क से प्रेरित है, यह न्यूरॉन्स की तरह डेटा प्रोसेस करता है। एआई में जटिल निर्णय लेने में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में जनगणना का डेटा कौन जारी करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया जाता है, यह आधिकारिक संघीय संस्था है, यह रिपोर्ट के रूप में डेटा प्रकाशित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 का मुख्य फोकस क्या है? तो आपका सही जवाब है वैश्विक अर्थव्यवस्था G7 का मुख्य फोकस है, यह आर्थिक स्थिरता और विकास पर चर्चा करता है, देश मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में डेटा का क्या महत्व है? आपका बहुत अधिक एआई में डेटा का बहुत अधिक महत्व होता है, डेटा के आधार पर ही मशीन सीखती है, जितना बेहतर डेटा होगा परिणाम उतना अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर स्थलों का संरक्षण किस स्तर पर होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर रामसर स्थल का स्तर यहाँ पर सभी में रामसर स्थलों का संरक्षण कई स्तरों पर होता है, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, इसलिए सही उत्तर है सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 121 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, यह विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर थी, यह डेटा नीतियों पर योजनाओं के लिए आधार बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका G7 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह विश्व जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है, इसका वैश्विक आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर लेबल्ड डेटा से सीखना, इसका यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों पहले से ज्ञात होते हैं, यह क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन में उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर स्थल का
चयन किस आधार पर होता है? तो आपका सही जवाब है पारिस्थितिक महत्व। रामसर स्थल पारिस्थितिक महत्व के आधार पर चुने जाते हैं। यह जैव विविधता और जल संरक्षण से जुड़े होते हैं। इनका संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ क्या है? तो आपका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब प्रति वर्ग किमी जनसंख्या है। यह किसी क्षेत्र की जनसंख्या का दबाव दिखाता है। यह संसाधनों की योजना में सहायक होता है। तो अभी तक आपके यहाँ पर मैंने 100 प्रश्न करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका G7 की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आर्थिक सहयोग। G7 की स्थापना आर्थिक सहयोग के लिए हुई थी। यह वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिए बना। देश मिलकर नीतियों पर चर्चा करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? तो आपका सही जवाब है बिना लेबल डेटा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में बिना लेबल डेटा होता है। मशीन खुद पैटर्न पहचानती है। यह क्लस्टरिंग और एनालिसिस में उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 74%। जनगणना 2011 में साक्षरता दर लगभग 74% थी। पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से अधिक थी। यह शिक्षा स्तर का महत्वपूर्ण संकेतक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कनाडा की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यह देश का प्रशासनिक केंद्र है। G7 का एक प्रमुख सदस्य कनाडा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में ट्रेनिंग डाटा क्या होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी सीखने का डेटा। ट्रेनिंग डेटा वह डेटा होता है जिससे मशीन सीखती है। यह एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग होता है। बेहतर डेटा से बेहतर परिणाम मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर सूची में भारत का स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी शीर्ष 5। भारत रामसर स्थलों की संख्या में शीर्ष देशों में है। यह विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका दिखती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जनगणना में सेक्स रेशियो क्या दर्शाता है? तो आपका सही जवाब है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं। सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्शाता है। यह सामाजिक संतुलन का संकेतक है। नीतियों में इसका विशेष महत्व होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में इटली की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी रोम। इटली की राजधानी रोम है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। इटली G7 का सदस्य देश है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में प्रिडिक्शन का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है अनुमान। प्रिडिक्शन का अर्थ भविष्य का अनुमान लगाना है। एआई पिछले डेटा के आधार पर भविष्य बताता है। यह व्यवसाय और विज्ञान में उपयोगी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में लिटरेसी का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए पढ़ना लिखना जानना। लिटरेसी का अर्थ पढ़ना और लिखना जानना है। यह शिक्षा स्तर का मुख्य संकेतक है। देश के विकास में इसका बड़ा महत्व है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में फ्रांस की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यह यूरोप का प्रमुख शहर है। फ्रांस G7 का संस्थापक देश सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में ऑटोमेशन का क्या मतलब है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी स्वतः कार्य। ऑटोमेशन का मतलब स्वतः कार्य करना है। एआई मशीनों को बिना मानव हस्तक्षेप के काम करने देता है। इससे दक्षता और गति बढ़ती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में माइग्रेशन क्या दर्शाता है? तो आपका सही जवाब है स्थान परिवहन। माइग्रेशन का अर्थ स्थान परिवर्तन है। लोग रोजगार और अन्य कारणों से स्थान बदलते हैं। यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में जापान की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। यह विश्व के प्रमुख शहरों में से एक है। जापान G7 का एशियाई सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में बिग डाटा क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विशाल डेटा। बिग डेटा का अर्थ बहुत बड़े डेटा सेट से है। यह एआई को बेहतर सीखने में मदद करता है। इसका उपयोग विश्लेषण और निर्णय में होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना का उपयोग किसके लिए नहीं होता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मनोरंजन। जनगणना का उपयोग नीति और योजना में होता है। यह विकास कार्यों में मदद करता है। मनोरंजन में इसका उपयोग नहीं होता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में जर्मनी की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मजबूत। जर्मनी की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह उद्योग और निर्यात में अग्रणी है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई में रोबोटिक्स क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर रोबोट तकनीक। रोबोटिक्स रोबोट से जुड़ी तकनीक है। एआई के साथ मिलकर रोबोट काम करते हैं। यह उद्योग और चिकित्सा में उपयोगी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना में एज स्ट्रक्चर क्या है? तो आपका सही जवाब है उम्र वितरण। एज स्ट्रक्चर जनसंख्या की उम्र का वितरण दिखाता है। यह युवा और वृद्ध आबादी का अनुपात बताता है। नीतियों के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, G7 का वैश्विक प्रभाव किस कारण अधिक है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आर्थिक शक्ति। G7 का प्रभाव उसी आर्थिक शक्ति के कारण है। ये देश वैश्विक जीडीपी में बड़ा योगदान देते हैं। इससे वैश्विक नीतियों पर इनका असर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो आपका 17.7%। 2011 जनगणना में वृद्धि दर 17.7% दर्ज की गई थी। यह 2001 की तुलना में कम हुई थी। यह जनसंख्या नियंत्रण का संकेतक देता है। अब बढ़ता है अगले प्रश्न पर, G7 में शामिल यूके किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। यूके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह एक द्वीपीय देश है। यह G7 का प्रमुख सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई बायस का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब है पक्षपात होता है। यह गलत या असंतुलित डेटा से उत्पन्न होता है। यह परिणामों की सटीकता को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, रामसर स्थलों की जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी तीसरा। भारत रामसर स्थलों की जनसंख्या में शीर्ष देशों में शामिल है। यह पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाता है। सटीक रैंक समय के साथ बदल सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना में डिपेंडेंसी रेशियो क्या दर्शाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आश्रित आबादी। डिपेंडेंसी रेशियो आश्रित और कामकाजी आबादी का अनुपात है। यह आर्थिक दबाव को दर्शाता है। नीतियों के लिए यह महत्वपूर्ण संकेतक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, G7 देशों की कुल जीडीपी विश्व में लगभग कितनी है? तो आपका 40% जीडीपी हिस्सा रखते हैं। यह इन्हें आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। इससे वैश्विक निर्णयों में इनका प्रभाव बढ़ता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई में कंप्यूटर विजन क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर देखना और पहचानना। कंप्यूटर विजन मशीन को देखने और पहचानने की क्षमता देता है। यह इमेज और वीडियो को समझता है। इसका उपयोग सुरक्षा और चिकित्सा में होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। यह देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। इसकी जनसंख्या कई देशों से अधिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, G7 में अमेरिका की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यह देश का राजनीतिक केंद्र है। यह G7 का प्रमुख सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई में चैट बॉट का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बातचीत। चैटबॉट उपयोगकर्ता से बातचीत करता है। यह प्रश्नों के उत्तर देता है। यह ग्राहक सेवा में उपयोगी होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना में अर्बन पॉपुलेशन क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर शहर की आबादी। अर्बन पॉपुलेशन शहरों में रहने वाली आबादी है। यह शहरीकरण का संकेत देती है। यह विकास स्तर को दर्शाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, G7 में इटली किस प्रकार की अर्थव्यवस्था रखता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था रखता है। इसमें उद्योग और सेवाएं दोनों शामिल हैं। यह यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई में इथिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? तो सही निर्णय के लिए एआई सही और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करता है। यह डेटा के दुरुपयोग को रोकता है। यह समाज और सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना में रूरल पॉपुलेशन क्या है? तो आपका गाँव की आबादी रूरल पॉपुलेशन है। यह कृषि आधारित जीवन को दर्शाती है। भारत में इसका प्रतिशत अधिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, G7 में फ्रांस की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मजबूत है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यह यूरोप के प्रमुख देशों में से एक है। यह उद्योग और सेवाओं में आगे है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है? आवाज पहचानना। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आवाज को पहचानता है। यह बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलता है। यह वॉइस असिस्टेंट में उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना में वर्कफोर्स क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर काम करने वाले लोग को दर्शाता है। यह आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, G7 में जापान की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपका मजबूत है। यह तकनीक और उद्योग में अग्रणी है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एआई में डाटा माइनिंग क्या है? तो आपका सही जवाब है डेटा विश्लेषण करता है। इससे उपयोगी जानकारी निकाली जाती है। यह निर्णय लेने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जनगणना में हाउस होल्ड का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर घर परिवार इसका अर्थ है। यह एक साथ रहने वाले लोगों को समूह होता है। जनगणना में यह एक इकाई मानी जाती है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में जर्मनी किस क्षेत्र में अग्रणी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर उद्योग। जर्मनी उद्योग में अग्रणी देश है। यह मशीनरी और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या उपयोग है? तो आपका सही जवाब है प्रोसेसिंग। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों देता है, तो आपका यहाँ पर यह डेटा को कहीं से भी एक्सप्रेस कर देता है, इसलिए सही उत्तर है सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में लिटरेसी गैप क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर। आपका सही जवाब है। यह सामाजिक असमानता को दर्शाता है। नीतियों में इसे कम करना लक्ष्य होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में यूके की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो आपका सही जवाब है सेवा आधारित यूके की अर्थव्यवस्था है। यह बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं में मजबूत है। यह वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। AI में IoT का क्या है? तो आपका सही जवाब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है, AI के साथ मिलकर स्मार्ट सिस्टम बनाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? तो औसत जीवन अवधि दर्शाता है। यह स्वास्थ्य और जीवन स्तर का संकेतक है, देश के विकास को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कनाडा किस क्षेत्र में मजबूत है? प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। यह ऊर्जा और खनिज उत्पादन में आगे है, इससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में ऑटोमेशन रिस्क क्या है? नौकरी खतरा। ऑटोमेशन रिस्क मतलब नौकरियों पर खतरा। मशीनें मानव कार्य को बदल सकती हैं। यह सामाजिक और आर्थिक चुनौती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में पॉपुलेशन पिरामिड क्या दर्शाता है? उम्र संरचना को दर्शाता है। यह युवा और वृद्ध आबादी का अनुपात दिखाता है। यह भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 का वैश्विक महत्व क्या क्यों है? तो आर्थिक प्रभाव। G7 का महत्व इसकी आर्थिक शक्ति से है। यह देश वैश्विक नीतियों को प्रभावित करते हैं। इनका निर्णय पूरी दुनिया में पर असर डालता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में जनगणना का पहला पूर्ण वर्ष कौन सा है? तो आपका सही जवाब है 1881। भारत में पहली पूर्ण और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। इसके बाद 10 वर्ष में यह प्रक्रिया जारी रही। यह आधुनिक जनगणना प्रणाली की शुरुआत माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कुल कितने महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व है? तो आपका 3 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व है। G7 यूरोप, उत्तर अमेरिका, एशिया शामिल है। इस प्रकार कुल 3 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व होता है। यह वैश्विक संतुलन को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सजा इनाम आधारित। रेनफोर्समेंट लर्निंग में इनाम और सजा के आधार पर सीख होती है। ये मशीन सही निर्णय पर इनाम पाती है। यह गेम और रोबोटिक्स में उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर स्थलों का मुख्य फोकस किस पर होता है? जल और पारिस्थितिक संरक्षण पर होता है। ये जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में सेंसस टाउन क्या होता है? शहरी मानदंड वाला क्षेत्र पूरा करता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से गांव रहता है। यह तेजी से शहरीकरण को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में फ्रांस की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषा है। यह देश की संस्कृति और पहचान से जुड़ी है। G7 में फ्रांस एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में ओवरफिटिंग क्या है? अत्यधिक सीखना। ओवरफिटिंग में मॉडल डेटा को बहुत ज़्यादा सीख लेता है, इससे नए डेटा पर प्रदर्शन खराब हो जाता है। यह AI मॉडल की समस्या है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में मेन वर्कर किसे कहते हैं? 6 महीने से अधिक काम करने वाला मेन वर्कर हो जाता है। यह आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय होता है। जनगणना में इसे अलग से गिना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में जर्मनी की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर जर्मन की आधिकारिक भाषा है। यह यूरोप की प्रमुख भाषाओं में से एक है। जर्मनी G7 का महत्वपूर्ण सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में मॉडल क्या होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर गणितीय ढांचा होता है। यह डेटा से सीख कर निर्णय लेता है। यह एक सिस्टम का मुख्य भाग है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में मार्जिनल वर्कर कौन होता है? तो आपका सही जवाब है 6 महीने से कम काम। मार्जिनल वर्कर यह वह है जो 6 महीने से कम काम करता है। यह अस्थायी कार्य में लगा होता है। यह आर्थिक अस्थिरता को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में जापान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका जापान की आधिकारिक भाषा है। यह देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जापान G7 का एशियाई सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में डाटा सेट क्या है? तो डेटा संग्रह होता है। AI मॉडल इसी डेटा से सीखता है। बेहतर डाटा सेट
से बेहतर परिणाम मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में बर्थ रेट क्या है? प्रति 1000 जन्म एक बर्थ रेट प्रति 1000 लोगों पर जनसंख्या, यह जनसंख्या वृद्धि का संकेतक है। नीतियों में इसका महत्व होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में इटली की आधिकारिक भाषा क्या है? इटालियन है। यह देश की सांस्कृतिक पहचान है। इटली G7 का सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में फीचर क्या होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर डेटा गुण। डेटा का एक गुण होता है। एआई इन्हीं गुणों से सीखता है। यह मॉडल के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में डेथ रेट क्या है? प्रति 1000 मृत्यु। डेथ रेट प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु जनसंख्या, यह स्वास्थ्य स्तर का संकेत देता है। यह जनसंख्या संतुलन में महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कनाडा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर दोनों, अंग्रेजी और फ्रेंच। कनाडा की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों उपयोग होती हैं। यह इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एआई में आउटपुट क्या होता है? तो आपका सही जवाब है परिणाम। आउटपुट वह परिणाम है जो एआई देता है। यह इनपुट डेटा पर आधारित होता है। यह निर्णय या उत्तर के रूप में आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में फर्टिलिटी रेट क्या दर्शाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर प्रति महिला बच्चों की संख्या। फर्टिलिटी रेट प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या है। यह जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। नीतियों में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में यूके की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी यूके की आधिकारिक भाषा है। यह वैश्विक स्तर पर उपयोग की जाती है। यूके G7 का प्रमुख सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एआई में इनपुट क्या होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर डेटा प्रवेश। ये इनपुट वह डेटा है जो मशीन को दिया जाता है। एआई इसी डेटा पर काम करता है। यह परिणाम उत्पन्न करने का पहला चरण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? तो आपका शिशु मृत्यु दर है। यह स्वास्थ्य सुविधाओं का संकेत देता है। यह विकास स्तर को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में अमेरिका की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर अंग्रेजी सबसे अधिक उपयोग होती है। यह प्रशासन और शिक्षा की प्रमुख भाषा है। अमेरिका G7 का प्रमुख सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में एक्यूरेसी क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सही परिणाम प्रतिशत एक्यूरेसी है। यह वह मॉडल की गुणवत्ता को दर्शाता है। उच्च एक्यूरेसी बेहतर प्रदर्शन का संकेत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में सेंसस ईयर क्या होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर जनगणना वर्ष। सेंसस ईयर वह वर्ष होता है जिसमें जनगणना होती है। यह हर 10 वर्ष में निर्धारित होता है। इसमें डेटा एकत्र किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में प्रोसेसिंग क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर डेटा पर काम। प्रोसेसिंग डेटा का कार्य करने का प्रक्रिया है। एआई इसमें गणना और विश्लेषण करता है। यह परिणाम उत्पन्न करने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में एनुमेरेशन क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर गिनती प्रक्रिया। एनुमेरेशन जनगणना की गिनती प्रक्रिया है। इसमें घर घर जाकर डेटा लिया जाता है। यह पूरी जनसंख्या को कवर करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में प्रिडिक्शन मॉडल क्या है? तो आपका भविष्य का अनुमान मॉडल। प्रिडिक्शन मॉडल भविष्य का अनुमान लगाता है। यह पिछले डेटा पर आधारित होता है। यह व्यवसाय और विज्ञान में उपयोगी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में डेमोग्राफी क्या है? जनसंख्या अध्ययन डेमोग्राफी है। इसमें जन्म, मृत्यु और वृद्धि शामिल है। यह समाज को समझने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में जनगणना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो आपका गृह मंत्रालय। भारत में जनगणना का नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। यह रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से कार्य करता है। यह पूरे देश का जनसंख्या डेटा संचालित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में शामिल देशों की संख्या स्थिर क्यों रहती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सीमित सदस्यता। G7 एक अनौपचारिक समूह है जिसकी सदस्यता सीमित है। नए देश आसानी से शामिल नहीं किए जा सकते। इससे निर्णय प्रक्रिया सरल रहती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में जनरलाइजेशन क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर नए डेटा का प्रदर्शन। जनरलाइजेशन का मतलब नए डेटा पर सही प्रदर्शन है। यह मॉडल की वास्तविक क्षमता को दर्शाता है। अच्छा मॉडल ओवरफिटिंग से बचता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर स्थल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? जल निकाय। रामसर स्थल के लिए जल निकाय होना जरूरी है। यह आर्द्र भूमि का मुख्य घटक है। इसके बिना रामसर मान्यता नहीं मिलती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जनगणना में एनुमरेटर कौन होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर डेटा संग्रहकर्ता। एनुमरेटर वह व्यक्ति होता है जो डेटा एकत्र करता है। यह घर घर जाकर जानकारी दर्ज करता है। यह जनगणना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 गठन किस दशक में हुआ? तो आपका सही जवाब है 1970। G7 का गठन 1970 के दशक में हुआ था। पहली बैठक 1975 में हुई थी। यह आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में क्लासिफिकेशन क्या है? तो श्रेणी निर्धारण क्लासिफिकेशन डेटा को श्रेणियों में बांटता है। यह मशीन लर्निंग का महत्वपूर्ण भाग है। यह ईमेल फिल्टर जैसे कार्यों में उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर स्थलों की सूची किस वर्ष शुरू हुई? तो 1971 में शुरू हुई थी। इसी से रामसर स्थलों की सूची बनी। यह आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में शेड्यूल क्या होता है? तो प्रश्नावली। शेड्यूल जनगणना की प्रश्नावली होती है। इसमें सभी प्रश्न शामिल होते हैं। इसी के आधार पर डेटा लिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कौन सा देश सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो यूके। G7 में क्षेत्रफल के अनुसार यूके सबसे छोटा है। यह एक द्वीपीय देश है, फिर भी इसका वैश्विक प्रभाव बड़ा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई से रिग्रेशन क्या है? निरंतर मान का अनुमान लगाता है। यह भविष्यवाणी में उपयोग होता है, जैसे कीमत या तापमान का अनुमान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में सैंपल सर्वे क्या है? तो आपका आंशिक अध्ययन, पूरी गिनती। यहाँ पर सैंपल सर्वे में पूरी जनसंख्या नहीं ली जाती है, केवल कुछ हिस्से का अध्ययन किया जाता है। यह समय और लागत बचाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। G7 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका G7 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह विश्व की बड़ी आबादी वाले देशों में है। इसका वैश्विक प्रभाव भी अधिक है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। एआई में न्यूरल लेयर क्या है? तो प्रोसेसिंग स्तर है। न्यूरल लेयर प्रोसेसिंग का एक स्तर होता है। यह डेटा को आगे बढ़ाता है और बदलता है। यह न्यूरल नेटवर्क का हिस्सा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में रेजिस्टेंस क्या दर्शाता है? रहने का स्थान दर्शाता है। यह अस्थायी और स्थायी हो सकता है। यह जनसंख्या वितरण समझने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में सबसे अधिक जीडीपी प्रति व्यक्ति किस देश का है? तो आपका सही जवाब है अमेरिका। G7 में जीडीपी पर कैपिटा उच्च देशों में अमेरिका शामिल है। यह आर्थिक रूप से विकसित देश है। इसका जीवन स्तर उच्च है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में डाटा लेबलिंग क्या है? तो आपका डेटा को टैग करना। डेटा लेबलिंग में डेटा को टैग किया जाता है। यह सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए जरूरी है। इससे मॉडल सही तरीके से सीखता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में लैंग्वेज डेटा क्या दर्शाता है? भाषा वितरण। लैंग्वेज डेटा विभिन्न भाषाओं का वितरण दिखाता है। यह सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। नीतियों में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में इटली का स्थान किस प्रकार का है? महत्वपूर्ण सदस्य। इटली G7 का महत्वपूर्ण सदस्य है। यह यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह वैश्विक निर्णयों में भाग लेता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में डिसीजन मेकिंग क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर एआई का परिणाम चुनना। डिसीजन मेकिंग में एआई सही विकल्प चुनता है। यह डेटा और मॉडल पर आधारित होता है। यह स्वचालित प्रणाली में उपयोग होता है। तो अभी तक आपके यहाँ पर 200 प्रश्न हो चुके हैं। तो अभी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इतना क्वेश्चन बनाने के लिए तो वीडियो को लाइक करके अपने एक दोस्त के साथ कम से कम तो शेयर ही कर दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और आपके 50 प्रश्न बचे हैं बस, उसके बाद यह वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगणना में डी फैक्टो मेथड क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर जहाँ मौजूद वहीं गिनती। डी फैक्टो मेथड में व्यक्ति को जहाँ वह मौजूद है वहीं गिना जाता है। यह अस्थायी उपस्थिति को भी शामिल करता है। भारत में यह विधि अपनाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कौन सा देश परमाणु शक्ति है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी सभी। यहाँ पर G7 के कई देश परमाणु शक्ति रखते हैं। अमेरिका, यूके और फ्रांस इसके उदाहरण है, इसलिए सही उत्तर है सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामसर स्थलों की संख्या बढ़ने का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है संरक्षण प्रयास। रामसर स्थलों की संख्या बढ़ना संरक्षण प्रयास दर्शाता है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। देश अधिक आर्द्र भूमि को सुरक्षित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में एनुमेरेटर ब्लॉक क्या है? तो आपका छोटा सर्वे। एनुमेटर ब्लॉक एक छोटा क्षेत्र होता है जहां एक एनुमेरेटर डेटा एकत्र करता है। यह जनगणना को व्यवस्थित बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कौन सा देश द्वीप राष्ट्र है? तो आपका सही जवाब है जापान। जापान एक द्वीप राष्ट्र है। यह एशिया में स्थित है। यह G7 का सदस्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में इपोच क्या है? तो आपका सही जवाब है एक प्रशिक्षण चक्र है होता है। इसमें पूरा डेटा एक बार उपयोग होता है। यह मॉडल को सीखने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में स्लम क्या दर्शाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर
झुग्गी क्षेत्र, स्लम झुग्गी या अविकसित क्षेत्र होता है। यह खराब आवास स्थिति दर्शाता है। नीतियों में इसका विशेष महत्व है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कौन सा एशिया एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर जापान G7 का एशिया सदस्य है। यह विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यह तकनीकी रूप से उन्नत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में लॉस फंक्शन क्या है? तो आपका त्रुटि माप, लॉस फंक्शन त्रुटि को मापता है। यह बताता है मॉडल कितना गलत है। इसे कम करने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में रिलीजन डाटा क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सामाजिक संरचना। रिलीजन डाटा समाज की संरचना दिखाता है। यह विविधता को समझने में मदद करता है। नीतियों में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में फ्रांस का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो आपका सही जवाब है उद्योग व सेवा। फ्रांस उद्योग और सेवा क्षेत्र में मजबूत है। यह पैटर्न में भी अग्रणी है। यह G7 की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में बैक प्रोपगेशन क्या है? तो आपका सही जवाब है त्रुटि सुधार प्रक्रिया। बैक प्रोपगेशन त्रुटि सुधार की प्रक्रिया है। यह न्यूरल नेटवर्क में उपयोग होती है। यह मॉडल को बेहतर बनाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में डिसेबिलिटी डाटा क्यों लिया जाता है? तो आपका सही जवाब है सहायता योजना। डिसेबिलिटी डाटा में से विशेष जरूरतों को पता चलता है। यह सरकार को सहायता योजना बनाने में मदद करता है। यह समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में जर्मनी किस क्षेत्र में अग्रणी है? औद्योगिक उत्पादन। जर्मनी औद्योगिक उत्पादन में अग्रणी है। यह मशीनरी और ऑटो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह यूरोप की मजबूत अर्थव्यवस्था है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में ट्रेनिंग क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया ट्रेनिंग कहलाता है। ट्रेनिंग में मॉडल डेटा से सीखता है। यह बार बार अभ्यास करता है। इससे भविष्यवाणी बेहतर होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में कास्ट डेटा का उपयोग किस लिए होता है? तो सामाजिक नीति के लिए बनाने में उपयोग होता है। यह असमानता को समझने में मदद करता है। सरकारी योजनाओं में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में यूके का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो वित्तीय सेवा। यूके वित्तीय सेवा में अग्रणी है। लंदन एक वैश्विक वित्तीय केंद्र है। यह G7 की मजबूत अर्थव्यवस्था है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में इन्फरेंस क्या है? तो निर्णय निकालना। इन्फरेंस में मॉडल सीखे हुए ज्ञान से निर्णय देता है। यह प्रशिक्षण के बाद का चरण है। यह वास्तविक उपयोग में आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में एजुकेशन डाटा क्यों लिया जाता है? तो आपका सही जवाब है शिक्षा योजना। एजुकेशन डाटा से शिक्षा स्तर पता चलता है। यह नीति निर्माण में मदद करता है। सरकार योजनाएं बनाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में कनाडा का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो आपका सही जवाब है प्राकृतिक संसाधन। कनाडा प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। यह ऊर्जा और खनिज उत्पादन में अग्रणी है। इससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो प्रदर्शन सुधार। ऑप्टिमाइजेशन मॉडल के प्रदर्शन को सुधारता है। यह त्रुटि को कम करता है। यह बेहतर परिणाम देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में ऑक्यूपेशन डाटा क्या दर्शाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर रोजगार के प्रकार को दर्शाता है। यह आर्थिक स्थिति समझने में मदद करता है। नीतियों में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में जापान किस क्षेत्र में अग्रणी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर तकनीक। जापान तकनीक में अग्रणी है। यह इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक्स में प्रसिद्ध है। यह वैश्विक नवाचार में आगे है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? तो त्रुटि कम करने की विधि। ग्रेडियंट डिसेंट त्रुटि कम करने की विधि है। यह मॉडल को बेहतर बनाता है। यह ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में इनकम डाटा क्यों महत्वपूर्ण है? आर्थिक नीति। इनकम डाटा आर्थिक स्थिति दिखाता है। यह नीति और योजना बनाने में मदद करता है। यह असमानता को समझने में उपयोगी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 में अमेरिका किस क्षेत्र में अग्रणी है? तो तकनीक व अर्थव्यवस्था। अमेरिका तकनीक और अर्थव्यवस्था में अग्रणी है। यह वैश्विक कंपनियों का केंद्र है। यह विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में वैलिडेशन डाटा क्या है? तो आपका सही जवाब है जांच डेटा। वैलिडेशन मॉडल की जांच के लिए उपयोग होता है। यह प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शन मापता है। यह ओवरफिटिंग को रोकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में मैरिटल स्टेटस क्या दर्शाता है? तो आपका वैवाहिक स्थिति। मैरिटल स्टेटस व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति बताता है। यह सामाजिक संरचना समझने में मदद करता है। नीतियों में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। G7 का वैश्विक निर्णयों पर प्रभाव क्यों है? आर्थिक शक्ति। G7 की आर्थिक शक्ति बहुत अधिक है। ये देश वैश्विक नीतियों को प्रभावित करते हैं। इससे दुनिया पर असर पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में टेस्ट डाटा क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर अंतिम जांच। टेस्ट डाटा अंतिम जांच के लिए उपयोग होता है। यह मॉडल की वास्तविक क्षमता दिखाता है। यह प्रशिक्षण के बाद उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में जेंडर डाटा क्यों महत्वपूर्ण है? समानता नीति। जेंडर डाटा समानता को समझने में मदद करता है। यह महिला पुरुष अनुपात दिखाता है। नीतियों में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। AI में ओवरफिटिंग
का समाधान क्या है? तो रेगुलराइजेशन ओवरफिटिंग का से कम किया जाता है। यह मॉडल को संतुलित बनाता है, इससे नए डेटा पर प्रदर्शन बेहतर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में ट्रांसपोर्ट डाटा क्यों लिया जाता है? बुनियादी ढांचा। ट्रांसपोर्ट डाटा से बुनियादी ढांचा समझ आता है। यह विकास योजना में मदद करता है। सरकार यातायात सुधारती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में मॉडल इवैल्यूएशन क्या है? तो आपका सही जवाब है प्रदर्शन जांच। मॉडल इवैल्यूएशन प्रदर्शन की जांच करता है। यह एक्यूरेसी आदि मापता है। यह मॉडल की गुणवत्ता बताता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में हाउसिंग डाटा क्यों लिया जाता है? तो आवास योजना। हाउसिंग डाटा से आवास स्थिति पता चलती है। यह योजना बनाने में मदद करती है। सरकार आवास योजनाएं चलाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में एक्सप्लेनेबिलिटी क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर निर्णय समझना। एक्सप्लेनेबिलिटी एआई निर्णय को समझने योग्य बनाता है। यह पारदर्शिता बढ़ाता है। यह भरोसा बढ़ाने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में वाटर फैसिलिटी डाटा क्यों लिया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर जल योजना। वाटर डाटा से पानी की उपलब्धता पता चलती है। यह विकास योजना में मदद करता है। सरकार जल सुविधा सुधारती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में फेयरनेस क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर निष्पक्षता। फेयरनेस का मतलब निष्पक्ष निर्णय है। यह बायस को कम करता है। यह एआई इथिक्स का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में इलेक्ट्रिसिटी डाटा क्यों लिया जाता है? ऊर्जा योजना। इलेक्ट्रिसिटी डाटा से बिजली की स्थिति पता चलती है। यह विकास योजनाओं में उपयोगी है। सरकार ऊर्जा सुधार करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई से स्केलेबिलिटी क्या है? तो आपका सही जवाब है विस्तार क्षमता। स्केलेबिलिटी सिस्टम के विस्तार की क्षमता है। यह बड़े डेटा पर काम करने की योग्यता दर्शाता है। यह एआई सिस्टम को मजबूत बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में सैनिटेशन डाटा क्यों महत्वपूर्ण है? स्वच्छता योजना। सैनिटेशन डाटा स्वच्छता की स्थिति बताता है। यह स्वास्थ्य और विकास से जुड़ा है। सरकार योजनाएं बनाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट क्या है? तो वास्तविक उपयोग। डिप्लॉयमेंट में मॉडल को उपयोग में लाया जाता है। यह वास्तविक दुनिया में लागू होता है। यह अंतिम चरण होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में फ्यूल डाटा क्यों लिया जाता है? तो ऊर्जा उपयोग। फ्यूल डाटा से ऊर्जा उपयोग पता चलता है। यह पर्यावरण और नीति से जुड़ा है। सरकार ऊर्जा योजनाएं बनाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में लेटेंसी क्या है? तो आपका प्रतिक्रिया समय। लेटेंसी प्रतिक्रिया का समय है। यह सिस्टम की गति दर्शाता है। कम लेटेंसी बेहतर प्रदर्शन देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में इंटरेस्ट डाटा क्यों लिया जाता है? डिजिटल विकास। इंटरनेट डाटा डिजिटल पहुंच दिखाता है। यह तकनीक विकास का संकेत है। सरकार डिजिटल योजनाएं बनाती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। एआई में रोबस्टनेस क्या है? तो आपका सही जवाब है स्थिर प्रदर्शन। रोबस्टनेस का मतलब स्थिर प्रदर्शन है। मॉडल विभिन्न परिस्थितियों में सही काम करता है। यह विश्वसनीयता बढ़ाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना में हेल्थ डाटा क्यों लिया जाता है? तो स्वास्थ्य नीति। हेल्थ डाटा से स्वास्थ्य नीति पता चलती है। यह नीति और योजना बनाने में मदद करता है। सरकार स्वास्थ्य सुधार करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एआई में सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? तो डेटा सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखता है। सिक्योरिटी डेटा को सुरक्षित रखता है। यह साइबर खतरे से बचाता है। यह भरोसेमंद सिस्टम बनाता है। अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी के दो प्रश्न और बचे हैं आपके यहाँ पर। एक प्रश्न। जनगणना में एम्प्लॉयमेंट डाटा क्यों लिया जाता है? तो आपका सही जवाब है रोजगार नीति। एम्प्लॉयमेंट डाटा रोजगार स्थिति बताता है। यह आर्थिक नीति बनाने में मदद करता है। सरकार रोजगार योजनाएं बनाती है। अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। तो आपका लास्ट प्रश्न है एआई का भविष्य किस पर सबसे अधिक निर्भर है? तो आपका सही जवाब है डेटा और नवाचार। एआई का भविष्य डेटा और नवाचार पर निर्भर है। बेहतर डाटा से बेहतर मॉडल बनते हैं। नवाचार से नई तकनीक विकसित होती है। तो ये रहे आपके लास्ट 4 मंथ के जनवरी से अप्रैल तक के आपके करंट अफेयर के 251 क्वेश्चन। वो भी आपका पूरा एक वीडियो में मैंने आपको 251 प्रश्न करा दिए हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलती हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।